हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके अपनी प्यारे से YouTube चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और जैसा कि पता होना चाहिए आप लोगों को कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय त्रिभुज का चल रहा है और त्रिभुज में हमने एक प्रश्नावली ख़त्म किया। आज हम दूसरे प्रश्नावली को ख़त्म करने जा रहे हैं और इसके पहले हम आज प्रमेय ही बताएंगे आपको, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें से थ्योरम हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलते हैं। सबसे पहला चीज़, हाँ एक चीज़ ये भी वादा किए हैं आप लोगों से कि त्रिभुज जो सबसे कठिन माना जाता है क्लास 10th के लिए, वो सबसे आसान बनाना है मुझे। वादा तो मैंने किया ना, तो निभाएगा कौन? मैं ही निभाऊँगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको लोगों को भी एक चीज़ करना है कि कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने हम प्रमेय को स्टार्ट करने। आज प्रमेय फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मज़े लेते हुए पढ़ाई करेंगे और कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा। सबसे पहला चीज़ है प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय एक, जैसे हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब थेल्स प्रमेय का नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं। थेल्स प्रमेय कोई पूछेगा तो बीपीटी ही आप समझ सकते हैं। अगर बीपीटी कोई कहेगा तो आप थेल्स से ही समझेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब प्रमेय कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इस प्रमेय को बताने से पहले हम आपको कुछ और बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं बहुभुजों की समरूपता। तो बहुभुज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। तो आप लोग देखिए त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। त्रिभुजों की समरूपता, समधन रूप, समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल। चलिए भैया, त्रिभुजों की समरूपता, तो त्रिभुजों का मतलब समझ गए होंगे, दो त्रिभुज होंगे। तो कोई त्रिभुज समरूप कब होगा? तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दो त्रिभुज, यहां होगा परिभाषा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला चीज संगत कोण बराबर हो। दूसरा आप देख सकते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। आइए इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? हमने बताया परिभाषा में कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो। दूसरा चीज बताया उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ है और हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ है। बात समझ में आ रहा है ना? इस त्रिभुज का नाम ABC कर दें और इस त्रिभुज का नाम PQR कर दें। ठीक है ना? और इसके बाद कोण A के संगत कोण P है, कोण B के संगत कोण Q है, कोण C के संगत कोण R है। बात समझ में आ रहा है ना?
तो पहला कंडीशन संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण आपस में बराबर दिखा दिया गया कि कोण सी कोण आर के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण ए कोण पी के बराबर। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती का तात्पर्य इस बात से है कि ए बी और संगत भुजा पी क्यू, इसके बाद में बी सी संगत भुजा क्यू आर, सी ए संगत भुजा आर पी, अगर इनका अनुपात हर जगह बराबर हो और इस कंडीशन में तथा संगत कोण, कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के तथा कोण सी कोण आर के, ये दो कंडीशन अगर फॉलो कर ले जाएं तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूपता का सिंबल होता है। इतना बात समझ में आया ना। हमने आपको बहुभुजों के बारे में बताया था। बहुभुज का ही एक एग्जाम्पल त्रिभुज है, बहुभुज का एक एग्जाम्पल चतुर्भुज है, लेकिन हमें यहाँ पार्टिकुलर त्रिभुज ही पढ़ना, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो विशेष तौर पर स्पेशलिस्ट हमें त्रिभुज के बारे में ही समरूपता के बार बार चर्चाएं करते रहेंगे। इसीलिए हमने बताया है त्रिभुजों की समरूपता, परिभाषा दे दिया है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला चीज़ है उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब इनका अनुपात बराबर हो। तो हमने दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर लिया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर। पहला कंडीशन तो फॉलो कर ले गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनकी संगत भुजाएं ए बी के संगत पी क्यू, बी सी के संगत क्यू आर, सी ए के संगत आर पी, और इनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, है कि नहीं है, समानुपाती हैं। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं अब हम अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए। इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। चलिए अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण, ठीक है ना, मतलब बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला थ्योरम है। आइएगा, कह रहा है कि एक बार पुनः प्रमेय नंबर 1 को थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसका अंग्रेजी होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, से शॉर्टकट में बीपीटी ला भी या बीपीटी भी कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। हमें प्रमेय सिद्ध करना है। कह रहा है एक त्रिभुज की ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अगर आप लोग प्रमेय पहली बार आए हैं सिद्ध करने के लिए तो थोड़ा सा कठिनाई होगा, क्योंकि 9th में भी प्रमेय हैं, लेकिन चिंता मत करिए, हम आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने की पूरी गारंटी हमने ले रखी है। तो आइए चलते हैं। किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ चरणों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनमें से लिखा होता है दिया है, चाहे दिया है लिखो और चाहे लिखिए ज्ञात है। ये पहला चरण है। दूसरे में हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना है। दूसरा हमारा जो स्टेप होता है सिद्ध करना है, और तीसरा जो स्टेप होता है रचना कंस्ट्रक्शन, और चौथा जो होता है उपपत्ति। ये बात समझ में आपको आया। हमारे पास इन 4 चरणों का ही प्रयोग करके इस थ्योरम को हम सिद्ध करेंगे। अब हमारे पास पहला चरण है दिया है / ज्ञात है, दोनों में से आप किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दिया है ऑब्लिक ज्ञात है और सिद्ध करना है, ये 2 स्टेप आपको मिलेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम के अनुसार ही हम इस चीज़ को लिखेंगे। तीसरा आता है रचना, जो उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आवश्यक रचनाएं हैं, अतिरिक्त खुराफात हैं, उनको हम अपने मन से करते हैं। उपपत्ति तो भाई जाहिर सी बात है, उसको मुझे प्रूव करना है, अपने मन से करना है, ठीक है ना। और कोई भी थ्योरम हो उसको बार बार आप करते जाइए, जाहिर सी बात है आपको रास्ता अपने आप फिट हो जाए कि हाँ मुझे इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है। एक बार किसी थ्योरम को प्रूव कर लीजिए, आपका काम वही नहीं ख़त्म हो जाता है। आप किसी थ्योरम को बार बार प्रूव करिए, बार बार प्रूव करने से एक दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे क्या क्या करना है। बात समझ में आ रहा ना? वही बात है, करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, रस्सी यावत जात सिर पर पड़त निशान। तो बार बार किसी चीज़ को करने से एक हमारे पास मतलब बनाने का शक्ति हो जाता है, अनुभव हो जाता है। और हम इसलिए कहते हैं बार बार कि आप किसी एक चीज़ को पढ़ करके छोड़िए मत, उसे बार बार पढ़ने का प्रयास करें ताकि वो आपके मन में एकदम घिस जाए, दिमाग में बैठ जाए। कभी भी सोते हुए उठते हुए कोई पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब दे ले जाइए। तो आइए चलते हैं। दिया है, ज्ञात है, जैसा कि हमने बताया, ये आपके प्रमेय के अनुसार है। एक त्रिभुज की, तो दिया है एक त्रिभुज, ठीक है ना, दिया है त्रिभुज, ठीक है ना, इसको लिखेंगे दिया है त्रिभुज। अब त्रिभुज का कोई ना कोई नामकरण आप लोग कर दीजिए। चलिए ABC हमको अच्छा लग रहा है, ABC कर दे रहे हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। चाहे त्रिभुज ऐसे लिख दीजिए अथवा त्रिभुज ऐसे आप लोग बना दीजिए, त्रिभुज ABC। रेखा गणित है तो लिखने का कार्य कम करिए, सिंबल का प्रयोग ही करिए। दिया है त्रिभुज ABC, तो आप क्या करिए, चुपचाप यही एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिए। ये हमारे पास एक त्रिभुज होने जा रहा है। बस फिगर उगर बनाने का अनुभव कम है भाई। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया जिसका नामकरण मैंने किया ABC। देखिए दिया है एक त्रिभुज ABC, एक भुजा के समांतर। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजा। इस तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। वो रेखा कैसे खींच सकते हैं? ये रेखा आप लोग ऐसे खींच सकते हैं, देखिए एक भुजा के समांतर है कि नहीं है। दूसरा प्रकार हो सकता है, ठीक है ना, दूसरा हो सकता है कुछ आप लोग ऐसे खींच दीजिए तो ये इसके समांतर जाएगा। तीसरा कंडीशन है आप ऐसे खींच दीजिए तो इसके समांतर जाएगा। मतलब क्या करना है, किसी एक भुजा के समांतर ही रेखा हमें ड्रा करना है। तो आइए फालतू चीज़ें ना करते हुए कोई एक चीज़ का अनुसरण हम लोग कर लेते हैं। चलिए किसी एक भुजा के समांतर कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। इस रेखा का नाम कुछ कर दे रहे हैं, इस रेखा का नाम कर दे रहे हैं DE, ठीक है ना। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है। इस बात को आप लोग रेखा गणित के भाषा में लिख सकते हैं BC समांतर DE, ये समांतर का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो एक बार पुनः एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ABC है। उस त्रिभुज ABC में एक भुजा हमारे पास BC है, उस भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा क्या खींचा भैया, DE खींच दिया। इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि ठीक है ना, अन्य 2 भुजा, तो एक भुजा के समांतर तो हमने रेखा DE खींचा, बाकी बचे 2 भुजा। एक भुजा का नाम AB है और एक भुजा का नाम क्या है, AC। इस प्रकार से 2 भुजाएं हैं। कह रहा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करती हैं, एक यहाँ पर छेद कर रही हैं और एक यहाँ पर छेद कर रहे हैं। जिन 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करते हुए बिंदु भुजाओं को, मतलब भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, ये मुझे दिखाना है। तो सिद्ध करना है आपको AD बटा DB इक्वल AE बटा
EC। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। एक बार पुनः इस चीज़ को मैं आप समराइज कर दे रहे हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, ठीक है ना, तो इतना चीज़ दिया है। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है, शॉर्टकट में BC समांतर DE कर दिया। जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इसका तात्पर्य इस बात से है कि भुजा AB है, भुजा AC है, दो बिंदु D और E हैं जो कि इस भुजा AB और AC को D और E बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं। मुझे दिखाना कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आइएगा, रचना मुझे अपने मन से करना है, उत्पत्ति भी मुझे अपने मन से करना है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी ले आऊँ कि इस प्रमेय को इतना आसान बना दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, मन में बैठा दूंगा। बस एक बार केवल वीडियो मेरा देख लीजिए पूरा। अब ध्यान दीजिएगा, रचना में मुझे क्या करना है, इस चीज़ को हम करने से पहले हम आपको दो बातों का ज्ञान देना चाहते हैं। ठीक है ना, दो बातों का जब तक ज्ञान नहीं होगा इस प्रमेय में, तब तक इस प्रमेय को आप शायद प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले उन दो बातों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास एक त्रिभुज है और ये समकोण से अधिक है, एक कोण जिसके फलस्वरूप ये अधिक कोण होगा। ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण, और ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। अच्छा, इसका नाम अगर ABC कर दें और इसका नाम PQR अगर कर दें, और अगर आपसे कह दें कि आप भैया एक काम करिए, थोड़ा सा देखते रहो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई तो नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, इसकी महत्तम ऊंचाई कौन होगी, इसकी महत्तम ऊंचाई यही होगी और इसका नाम कर दे रहे हैं, मान लेते हैं D। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार हमारे पास कितना है भैया, BC है, और ऊंचाई कितना है, AD। इस प्रकार से आपका इस त्रिभुज का एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी रहा इस त्रिभुज का एरिया, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना, PQR इक्वल वही बात होगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई इस त्रिभुज के कहीं बाहर जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, और इसका नाम यस कर दे रहे हैं। तो ये त्रिभुज की क्या होगी, हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट यही तो होगी। अब इसके बाद में क्या होगा, आधार हमारा क्या होगा, RQ होगा, और ऊंचाई कितना होगा, PS, मतलब 1/2 RQ गुणे PS। घबराने की कोई बात नहीं है भैया, चिंता मत करिए, चिंता जिन करा, ठीक है ना, बस समझने का प्रयास करा बाबुआ, कोई दिक्कत नहीं के होने देंगे। त्रिभुज PQR हाफ PR PS। कुछ लोग भ्रमित होंगे, सर जी एरिया निकालना इसका, तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो हमने कहा कि भैया हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, इसकी ऊंचाई कहीं बाहर ही तो जाएगी। बोलो अब इसकी ऊंचाई कहाँ जाएगी, इस आधार पर ऊंचाई कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया और इस प्रकार से इसकी हाइट ले लिया और इस हाइट में इसके बेस से गुना कर दिया और इस प्रकार से इतना एरिया हमारा निकल गया। ठीक है ना, तो इस बात का हमें ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। अभी इसका हम प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। दूसरा एक हमारे पास और एक चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या है, अगर क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे एक समांतर, दो समांतर रेखाएं हैं। एक समांतर मतलब ये मान लेते हैं PQ और ये मान लेते हैं RS। PQ समांतर RS है और एक ही आधार, जैसे मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज बनाया, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कॉमन, मतलब सारे त्रिभुज का आधार एक है कि नहीं। देखो इस त्रिभुज का भी आधार यही है, इस त्रिभुज का भी आधार यही है, इस त्रिभुज का भी आधार यही है, बात समझ में आ रहा है ना। और ये जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, मान लेते हैं ABCDE, एक त्रिभुज बनेगा ACB, या ऐसे करें ABC ABD ABE, बात समझ में आ रहा ना। तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो एक ही आधार पर बन रहे हैं और समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं। तो उस दशा में क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABD
इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी और क्या होगा आपके पास ई होगा। अच्छा भैया, दो शर्तें इसमें होना चाहिए। पहला शर्त है कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए दोनों, दूसरा शर्त है कि सबका आधार एक होना चाहिए। तो उस स्थिति में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो ये बात समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। अब आइए, हमें रचना करना है। रचना करना है, रचना से कैसे करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। हमें AD बटा DB चाहिए। AD कौन है आपका, AD यही है आपके पास ना, देखिए यही आपके पास AD है, आधार यही है AD। अब इस आधार पर हमें क्या करना है, एक लंब ड्रा करना है। तो हमने क्या कर दिया, ये कौन सा त्रिभुज होगा भैया, न्यून कोण त्रिभुज होगा ना। देखो ये कौन त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। हमने क्या किया कि इसको, इस चीज़ को हमने इससे मिला दिया। मिलाने का मतलब क्या है कि हमने AD पर, ठीक है ना, मतलब क्या होगा, इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इसका नामकरण अगर कर दे तो चलिए इस बिंदु का नाम EF कर दे रहे हैं। EF लंब है, किस पर लंब है, AD पर। देखिए EF लंब है, किस पर लंब है, AD पर। लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, बात तो इक्वल है। अब यहाँ से क्या होगा, उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा क्या कि त्रिभुज, एक त्रिभुज बनना है, हमको त्रिभुज लेना है, ADE लेना है। त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE 1/2 लंब, आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल 1/2। आधार कितना हमारे पास है, आधार AD लेना है। काहे लेना है, सिद्ध करने के अनुसार ही अपना सारा कार्य करेंगे। 1/2 आधार हो गया AD और गुना क्या लेना है भैया, ऊंचाई। ऊंचाई का नाम कितना है, EF है। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ लेना है AD बटा DB। अच्छा, DB हमारा यही है, ये क्या है, DB है। अच्छा बताओ, DB के सहारा कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, ये आपके पास चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, हमें त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रचना और कर दे रहे हैं। रचना हमने क्या कि BE को मिलाया, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया। अब मिलाया का है क्या कि त्रिभुज बन जाए। तो अब आइएगा, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका आधार क्या बने, ठीक है ना, BD बने। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में क्या होता है, 1/2 होता है आधार। अच्छा बताओ, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। देखो अधिक कोण ही तो बन रहा भैया। ये कुछ आपका त्रिभुज कुछ ऐसे है, ऐसे ही तो त्रिभुज आपका है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। अब मैंने बताया ना, इसका एरिया निकालने के लिए इसकी हाइट कौन लिया जाएगा, इसकी हाइट EF लिया जाएगा। तो हाफ आधार BD और गुना ऊंचाई कितना है आपके पास, EF है। अब इसके बाद आइए, दूसरी बात आती है कि हमें AD बटा DB चाहिए। AD बटा DB तभी होगा जब हमने इसके एरिया में इसके एरिया को डिवाइड करेंगे। तो आइएगा, दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE होल बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल। अब जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, EF से EF कैंसिल होगा। क्या मिला, AD बटा BD मुझे मिला, मुझे यह चीज़ अब मिल चुका है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE होल बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल AD बाई VD। चाहे BD लिखो और चाहे DB लिखो, बात तो इक्वल है। तो इस प्रकार से हमने एक पक्ष पा लिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अब हम अपने आप की इच्छा जाहिर करेंगे कि मुझे AE बाई EC भी मिल जाए। तो
तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से मैंने इसको इतना दिखाया उसी प्रकार से उसको भी दिखाने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब की बार मुझे चाहिए आधार ए ही चाहिए, आधार ए ही चाहिए और ऑलरेडी एक त्रिभुज बनना है, ए डी ई बनना है ना, लेकिन मुझे इस पर एक लंब ड्रा करना होगा। तो मैंने एक बार पुनः रचना किया, इसका नाम कर दे रहे हैं जी। तो फिर से क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या लिख रहे हैं, डी जी लंब है, किस पर लंब है, ए ई पर, है ना भैया। तो यहाँ से पर नीचे कर दो, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा, त्रिभुज डाट कर रहे हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इक्वल 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है आपके पास, ए ई है, और ऊंचाई कितना आपके पास है, डी जी है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज़ चाहिए मुझे ईसी। क्या चाहिए भैया, ईसी चाहिए। अब ईसी के लिए हमें क्या चाहिए, एक त्रिभुज चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने इसको ऐसे मिलाया, इस बार इसको हमने ऐसे मिला दिया। रचना फिर से किया कि सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज लेना जिसका आधार ईसी बने, आधार क्या बने, ईसी बने। तो हमने रचना किया इसको मिला करके, तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, सी डी ई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इक्वल हाफ, आधार कितना है, आधार ईसी है, और यह भी एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये कौन त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, जिसकी हाइट बाहर जा रही है। तो ईसी और गुना कितना हो जाएगा आपके पास, डीजी हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अच्छा भैया, ए बाई ई सी चाहिए, ए बाई ई सी चाहिए, ये तब मिलेगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड कर लिया जाए तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई होल बाई एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इक्वल, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डीजी से डीजी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अब हो जाएगा ए बाई ई सी। ये बात समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आइएगा, दूसरा चीज़ क्या है, हमें चाहिए ए डी बाई, ठीक है ना, डी वी, चाहे डी वी चाहे बी डी, बात चलो इसके अनुसार ही कर देना, डी वी ही कर देना। ए डी बाई डी वी इक्वल चाहिए ए बाई ई सी। है भैया, ये समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए। अगर समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर हो जाएं तो उस सिचुएशन में उसके RHS भी बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही RHS बराबर होंगे तो भैया ये चीज़ तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा टारगेट अब होना चाहिए कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के LHS बराबर हो जाएं। तो आइए जरा देखते हैं, हम समीकरण 1 का अंश देखते हैं, ADE है, ये तो बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बाई एरिया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ए हमारा लाल, ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर यही दोनों बराबर हो जाएं तो उस कंडीशन में समीकरण 1, 2 आपस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो उसके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, ज़बरदस्ती हम काम करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इतना तो मैंने कर लिया। अब काहे कर लिया, इसका भी तर्क देना जरूरी है। चलो भैया आओ देखते हैं, BDE, ठीक है ना, BDE और दूसरा है CDE। अच्छा, एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, DE, मतलब आधार दोनों का बराबर है। देखिए इस त्रिभुज का DE है और उस त्रिभुज में भी DE है, हमने भी पहले बताया था। तो आधार बराबर है, पहला शर्त पूरा किया। दूसरा शर्त क्या है कि ये दोनों समांतर हैं, है ना। तो अभी मैंने कहा कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने जितने भी त्रिभुज होंगे सबके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। लिख देंगे तर्क, एक ही आधार
एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। और ये समीकरण नंबर 3 कर दे रहे हैं। भैया अब हमारा लास्ट स्टेज आने वाला है। समीकरण 1 और 2 के ऊपर वाले बराबर थे, नीचे वाले बराबर नहीं थे। बाई क्वेश्चन 3 आई कैन से डैट नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS बराबर देन RHS आल्सो इक्वल होंगे। तो लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखने जा रहे हैं समीकरण 1, 2 व 3 से क्या है कर रहे हैं, 3 से ये दोनों बराबर करने के लिए कह रहे हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से हो जाएगा AD बटे DB इक्वल AE बाई कितना हो जाएगा EC। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग सुंदर से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए समझा देते हैं एक बार। बड़ी मज़ेदार थ्योरम है, बहुत आसान थ्योरम है, बस 1-2 बार कर लीजिए। गारंटी है कि आप अपने आप स्वयं तोते की तरह बोलते हुए चले जाएंगे जैसे हम बोल रहे हैं। तो आइए, थ्योरम था, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हमने बताया कोई भी थ्योरम प्रूव करने के 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में कभी कभी रचना खत्म हो जाता, रचना की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से 3 कंपलसरी होते हैं, चौथा तो कंपलसरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम हो सकता है। जैसे इसमें रचना आया है। क्लास 9th में आप लोग एक आध थ्योरम ऐसे भी किए होंगे जहां कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हालांकि सही बात तो ये है कि रेखा गणित आज के बच्चों के लिए सबसे कठिन विषय बन गया है। कठिन विषय काहे बन गया है, क्योंकि आप लोगों का उसमें मन नहीं लगता। वास्तव में रेखा गणित सबसे आसान गणित में से एक माना जाएगा, ठीक है ना। बस केवल और केवल आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते जाइए। मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि आपको ये सभी गणितों में से सबसे आसान गणित लगेंगे, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आपके पास थ्योरम था, एक त्रिभुज तो हमने कहा दिया है, ज्ञात है। तो दिया क्या था, एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। ये भुजा BC है, इस भुजा BC के समांतर हमने DE खींचा। अब ये DE अन्य 2 भुजाओं को, इस त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं AB और AC को 2 बिंदुओं D और E पर प्रच्छेद करती हैं। तो मुझे दिखाना है कि ये बिंदुएं उस भुजाओं को 2 बराबर भागों में मतलब बराबर अनुपात में क्या करते हैं, उसे विभाजित करती हैं। AD बाई DB जितना रेशियो इसका होगा उतना ही रेशियो इसका होगा। अगर मतलब 1 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये भी 1 होगा, और कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक है ना। तो AD बाई DB और AE बाई EC हमने कुछ रचना किया। काहे रचना किया, सिद्ध करने के अनुसार ही सारा कार्य आपको करना है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आप कोई गेम खेलेंगे, गेम में समय का भी प्रतिबंध होता है। जैसे आप खाना अगर खा रहे हैं, खाना आपके लिए पास कोई टाइम नहीं है, आप खाते जाइए। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आपको 2 मिनट में 10 रोटी खाना है, 2 मिनट में 10 रोटी खाना है, तो आप क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अपने खाने की दर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना। तो सारा चीज़ प्रूफ के अनुसार ही करना है। तो हमें सिद्ध करना है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। उसके फलस्वरूप उत्पत्ति हमने त्रिभुज ADE लिया। ADE क्यों लिया, क्योंकि उसमें पहले हमें बेस AD चाहिए। हाँ, आप ADE में बेस AE भी ले सकते हैं, चाहे ई कमो आप पहले करो चाहे वो कमो आप पहले करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करने वाली बात होगी। तो हमने लिया ADE, हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई मेरे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन EF परपेंडिकुलर, EF लंब डाला AD पर। तो हमने लिखा EF लंब डाला AD पर। त्रिभुज ADE में एरिया आप त्रिभुज ADE इक्वल हाफ आधार गुना ऊंचाई। एरिया आप त्रिभुज ADE हाफ आधार का नाम कितना है AD, और ऊंचाई कितना है EF है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा त्रिभुज लिया, ऐसा त्रिभुज लिया जिसका
एक भुजा डीबी उसमें शामिल हो। तो डीबी शामिल करने के लिए हमने क्या किया भैया, एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कैसा किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि बी को ई से मिला दिया, इसके फलस्वरूप एक त्रिभुज मेरा बना। फिर हमने क्या किया, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी इक्वल हाफ, आधार कितना है बी डी, और ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, एक अधिक कोण, समकोण त्रिभुज नहीं, अधिक कोण त्रिभुज है। और मैंने बताया अधिक कोण त्रिभुज की हाइट उस त्रिभुज के बाहर जाएगी, और इस अधिक कोण त्रिभुज की हाइट क्या होगी, EF होगी, जो इस त्रिभुज ADE की हाइट के बराबर होगा। इतना बात तो स्पष्ट होगा। हमने क्या किया, एरिया ऑफ त्रिभुज BD इक्वल हाफ, आधार हमारे पास BD है और ऊंचाई हमारे पास कितना है, EF है। अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमें चाहिए AD बाई DB, AD बाई DB, AD बाई DB तब मिलेगा जब हम इसके एरिया को इसके एरिया में डिवाइड करेंगे। हाफ से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, एट लास्ट बी गेट एरिया ऑफ त्रिभुज ADE होल बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BD इक्वल AD बाई DB। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला कार्य करते हैं AE बाई EC के लिए। अगला टारगेट हमारा होना चाहिए AE भुजा कब मिलेगा, AE भुजा मुझे मिलेगा त्रिभुज ADE में। एरिया निकालने के लिए हमें हाइट भी चाहिए, हाइट नहीं है तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, DG परपेंडिकुलर किस पर, AE मतलब DG लंब है किस पर, AE पर। तो हमने क्या किया भैया, एरिया ऑफ त्रिभुज AD हाफ आधार गुना ऊंचाई, हाफ आधार मेरे पास AE है और ऊंचाई कितना है, DG है। अब इसके बाद हमें एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसका आधार कितना होना चाहिए, CE होना चाहिए और इसकी हाइट होनी चाहिए DG। तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। बात समझ में आ रहा ना, तो ये भी लिख दिया। एरिया ऑफ CD हाफ EC बाई DG, हमने AE बाई EC चाहिए इसलिए इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड कर दिया। एट लास्ट वी गेट AE बाई EC। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड आर इन इक्वल, इफ LHS इक्वल हो जाए तो उसके RHS भी इक्वल हो जाएंगे ना, जो मुझे चाहिए। तो हमारा LHS में अंश वाला तो चीज़ इक्वल है, बट ये हर वाला चीज़ इक्वल नहीं है। तो ये दो त्रिभुज जो बन रहे हैं, एक ही आधार, एक आधार का नाम DE है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से कंपेयरिंग कर देंगे। एट लास्ट ये डेरिवेशन मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, इसका हम सब थ्योरम भी कर दे रहे हैं। आइए भैया, उपप्रमेय क्या है, उपप्रमेय सब थ्योरम समझते हो ना। उपप्रमेय मतलब उसी प्रमेय से हमें कुछ और मिल सकता है। क्या मिलेगा अभी आप लोगों के सामने स्पष्ट ही हो जाएगा। हमें उपप्रमेय में दिखाना है, हमें उपप्रमेय में दिखाना है सब थ्योरम, हमें सब थ्योरम में दिखाना है AD बाई AB, AD बाई AB इक्वल AE बाई EC। घबराने की कोई बातें नहीं है। जब इतना बराबर इतना, देखो ये भी सही है ये भी सही है, बट मुझे इसकी सहायता से इतना दिखाना है। इतना तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इतना मुझे करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका उत्पत्ति कर दीजिए। उत्पत्ति प्रूफ AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, इतना कर चुका है। अब AD के साथ साथ पूरा भुजा AB चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में एक को जोड़ देते हैं। AD बाई DB 1/1 इक्वल AE बाई EC इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD बटा DB होल बाई DB। अब उसके बाद में यहाँ भी 1 ऐड करना है, AE प्लस EC होल बाई EC। अच्छा, AD में अगर DB जोड़ देंगे तो पूरा AB मिल जाएगा ना। अरे भाई इतना धन इतना बराबर पूरा नहीं हो जाएगा क्या जी। देखो AD और धन DB बराबर AB, तो AB
AB बाई DB इक्वल AE धन EC पूरा AC हो जाएगा, AC बाई EC। लो भैया प्रूव कर दिया। समझ में आया? कुछ किया नहीं मैंने, समीकरण के दोनों पक्षों में ऐड कर दिया और इस प्रकार से मुझे सब थ्योरम भी मिल चुका है। चलिए अगला थ्योरम आपके पास आता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो विलोम भी हम लोग प्रूव कर दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो बिना हेजिटेशन के हमसे आप शेयर कर दीजिए। दूसरा कारा प्रमेय दूसरा हमारे पास है प्रमेय 2, नाम है आधारभूत अनुपातिकता अनुपातिकता प्रमेय का विलोम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स बताना, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है ना? जो प्रमेय एक था उसी का जस्ट कन्वर्स, मतलब उल्टा अब की बार आ रहा है। कह रहा है कि जब कोई रेखा, जरा बोल दो क्या लिखा भाई, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। भुजा के समांतर होती है। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं, इस थ्योरम को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। आइए चलते हैं। कह रहा है कि जैसा कि हमने बताया कि किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें मुख्यतः 3 चीज़ होना चाहिए। चौथा रचना जो होता है किसी किसी में यूज होता है, किसी किसी में नहीं होता है। अभी आवश्यकता होगा तो करेंगे ही करेंगे। आइए, दिया है, चाहे दिया है लिखो और चाहे ज्ञात है। इसके बाद अगला होता है सिद्ध करना है, आवश्यक है अगर तो रचना, और चौथा है उत्पत्ति। ये तो 1 2 3 4 ये कंपलसरी है। तीसरा कंस्ट्रक्शन जो है वो डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा फैन घुमा दो भाई। चलिए, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो दिया है रेखा, ठीक है ना? जब कोई रेखा DE किसी त्रिभुज, रेखा DE त्रिभुज ABC, तो नामकरण मैंने कर दिया और फिगर भी बना दिया। ये हमारे पास त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है ना? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब क्या है कि हमने मान लिया, ठीक है ना, हमने मान लिया कि जो हमारे पास एक रेखा है ये DE मान लेते हैं। ठीक है ना? रेखा DE त्रिभुज ABC
के दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, रेखा DE त्रिभुज ABC के भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AD बटा DB इक्वल AE बाई EC। अरे भैया, जब कोई रेखा DE है किसी त्रिभुज ABC दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। तो यह रेखा तीसरी भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, यही आपका होगा ना। तो यह रेखा का मतलब हमें सिद्ध करना है कि रेखा DE समांतर होगी किसके, BC के। बात समझ में इतना आया ना? बोलो भैया। एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ, रेखा DE है उस त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर वह रेखा होगी। हमें ये सिद्ध करना है। इसका बताओ पहले का कन्वर्स है कि नहीं है? कन्वर्स का मतलब ये दिया था, मुझे ये दिखाना था, बट इतना दिया है, इतना दिखाना है। रचना में आइएगा। रचना क्या कर दे रहे हैं, माना, रचना छोड़ो, माना क्या, DE डैश समांतर BC हमने मान लिया। हालांकि है तो नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि DE है समांतर BC के। तो आइए उत्पत्ति चूंकि DE समांतर BC कहाँ से, रचना से। तर्क देना कभी मत भूलिए। यहाँ लिखिए, मैंने लिखा चूंकि DE डैश समांतर BC बाई कंस्ट्रक्शन, इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा आपके पास AD बाई DB इक्वल AE डैश बाई E डैश C। ये कहाँ से हुआ है, BPT द्वारा। बोलो भैया। अभी तो मैंने बताया है कि अगर भुजा के समांतर होगी तो वो रेखा क्या होती है, अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में परिच्छेद करती हैं। इतना बात समझ में आया। इसके बाद क्या है कि ये आप क्या करिए, तथा इस समीकरण एक मान लीजिए, तथा क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में, ठीक है ना, ये समीकरण 1 है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, तथा ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, तथा AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, ये कहाँ से है, समीकरण नंबर 2 मानिए और लिखिए दिया है। अब क्या करेंगे, अगला कार्य समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसके एक पक्ष बराबर हैं, AD बाई DB एक पक्ष बराबर हैं, तो उसके दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। AE डैश बाई E डैश C इक्वल AE बाई EC। इतना बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। बात समझ में इतना आया ना। इसके बाद थोड़ा खुराफात हमें करना है। खुराफात क्या करना, जिस प्रकार से सब थ्योरम मैंने प्रूव किया था। समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा AE डैश बाई E डैश C प्लस 1/1 इक्वल AE बाई EC प्लस 1/1। दिस एम्प्लाइज AE डैश C बाई E डैश C इक्वल AE प्लस EC होल बाई EC। दिस एम्प्लाइज AE डैश प्लस E डैश C को AC लिख सकते हैं, होल बाई E डैश C, और AE प्लस EC को भी AC लिख सकते हैं बाई EC। और इस प्रकार से ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से क्या बचेगा, E डैश C इक्वल EC। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने 1 ऐड जब कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो AE डैश प्लस E डैश C होल बाई E डैश C रहेगा ही रहेगा, और AE प्लस EC होल बाई EC। तो इतना धन इतना, इतना धन इतना बराबर पूरा AC बाई E डैश C इक्वल AE प्लस EC।
तो ये भी पूरा AC हो जाएगा होल बाय EC, तो ये दोनों बराबर है, कट गए। इस प्रकार से क्या बचा, E' C इक्वल EC। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये E और ये E, ये इस रेखा पर दो अलग अलग बिंदु हैं, है कि नहीं है, बोलो। ये E' और E' और E इस रेखा AC के अलग अलग दो बिंदुओं पर स्थित है ना, और कह रहा है कि C दोनों पर उभयनिष्ठ है, मतलब एक जगह व्यवस्थित है। आप बताइए, जितनी दूरी इसकी होगी, क्या उतनी ही दूरी इसकी होगी भैया? नहीं होगी ना। लेकिन यही तो ये कह रहा है संबंध यही कह रहा है कि E' इक्वल EC, और ये तब इक्वल होगा जब E' वाला पॉइंट कहाँ आ जाए, E पर आ जाए, या E वाला पॉइंट कहाँ चला जाए, E' पर, मतलब E'। ये कंडीशंस तब होगा जब E' और E परस्पर संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर दोनों स्थित होंगे, तब ये चीज़ पॉसिबल होगा। अरे यार ये बताओ, ये एक बिंदु ये हो गया, एक दिल्ली हो गया, तो दिल्ली छोड़ो, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु मान लेते हैं ये हो गया। अगर इसकी बीच की दूरी x है तो क्या इसके बीच की भी दूरी x से होगी क्या जी? लेकिन यही तो संबंध कर रहा है, E' इक्वल EC। ये संबंध तब होगा जब ये वाला पॉइंट या तो S पे चला जाए या तो ये वाला पॉइंट इस पर चला जाए। तो लिख सकते हैं या तभी संभव होगा जब E' और E परस्पर संपाती होंगे। और ध्यान दीजिएगा, बाई कंस्ट्रक्शन हमने माना है DE' इक्वल BC। जब E' और E संपाती हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो चीज़ है DE वो BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज थ्योरम कंप्लीट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे शेयर करेंगे विदाउट हिजिटेशन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली का होगा। तब तक के सभी दोस्तों से नमस्कार।